बैंक हमारे देश के बैकबोन है और इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए बैंकों की आवश्यकता। बैंक स्टॉक को कैसे चूज किया जाता है और बैंकिंग के अंदर किन किन रेशो का ध्यान रखा जाता है और बैंक स्टॉक को पिक करने का सही तरीका क्या है, आज हम जानेंगे मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैंक स्टॉक जब भी हम चूज करते हैं या फिर पिक करते हैं तो कुछ रेशोज को देखा जाता है और उन रेशोज को पर्टिकुलरली बैंकों में ही देखा जाता है क्योंकि वो अदर कंपनीज या फिर अदर इंडस्ट्रीज में नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग या फिर नॉन एनबीएफसीज में इन रेशो को आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं खुद एक बैंकर हूं तो मुझसे अच्छा बैंकिंग स्टॉक के बारे में कौन समझ सकता है और या फिर कौन आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकता है। चलिए अब जानते हैं बैंक स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है, रेशो वाइज या फिर पॉइंट वाइज, सब चीज जानेंगे इस वीडियो में और स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जो सबसे पहला रेशो निकल के आता है वो है कासा रेशो। इसका मतलब क्या होता है? कासा रेशो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशो है उसके बारे में बात करते हैं। बैंकों का असली काम क्या होता है? बैंकों का काम होता है लैंडिंग करना और डिपॉजिट्स लेना। तो बैंकों को जितने कम रेट पे डिपॉजिट मिलेंगे बैंकों के लिए वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि वहां पर बैंकों के द्वारा जो लैंडिंग की जाती है उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो मार्जिन काफी बढ़ जाता है अगर बैंक सस्ते में डिपॉजिट ले पाए तो। और वही काम करते हैं कासा रेशो, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बैंक सिर्फ 2 से 3% जो कि घटती जा रही हैं और सबसे कम आज की डेट में है एसबीआई बैंक की 2.5 या 2.25%। तो आप खुद ही सोचिए ये कितना सस्ता पैसा है। और करंट अकाउंट में तो 0% कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना होता है, डायरेक्ट बैंक उससे पैसा कमा सकते हैं। अब सोचिए आप खुद ही कि बैंक जब लैंडिंग करते हैं तो 10 से 12% पे करते हैं और बैंक के पास जो पैसा आता है वो 2 से 3% के पास आसपास आता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इनसे बैंक कितना कमा रहा है। 2 से 3% और 10 से 12% का डिफरेंस, डिपॉजिट में 2 से 3% और लैंडिंग में 10 से 12% का डिफरेंस, मतलब 8 से 10% डायरेक्ट बैंकिंग का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे कि कासा रेशो में हमें क्या देखना होता है। किसी भी बैंकिंग का कासा रेशो जितना अच्छा है उतना बेटर है। अब कासा रेशो को समझेंगे। कासा रेशो होता क्या है? कासा रेशो होता है करंट और सेविंग अकाउंट का रेशो। अब आप कहेंगे कि करंट और सेविंग अकाउंट का रेशो कैसे? करंट और सेविंग अकाउंट का रेशो ऐसे, जितने भी डिपॉजिट आए हैं जैसे कि टर्म डिपॉजिट, एफडीज, आरडीज, करंट अकाउंट के, सेविंग अकाउंट के, इन सब का जो भी टोटल कॉर्पस डिपॉजिट होता है उन सब में से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का आप रेशो निकालते हैं। उस रेशो में जो, जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। 100 रुपए का मान लीजिए बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं, उसमें करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, रिटेल टर्म डिपॉजिट भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, या फिर अलग तरह का पैसा जो भी बैंकिंग में डिपॉजिट होता है वो सब है। तो उन सब पैसों का टोटल मान लीजिए आप 100 है और उसमें से जो रेशो कासा का निकालना है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का, वो कहलाता है कासा रेशो। और ज्यादातर बैंक यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो सेविंग अकाउंट पर ह्यूज इंटरेस्ट देते हैं। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जब 2018 में कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर हुआ था तो उसके बाद उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये कोई ज्यादा पुराना बैंक नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2015 में स्टार्ट हुआ और 2018 में कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर कर ये 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहलाया। और शुरुआत के दिनों में इन्होंने भी 7 से 8% तक अपना सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट रखे और धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक स्टेब्लिश होता गया और कासा रेशो इंक्रीज होता गया वैसे वैसे इन्होंने अपना सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। और अभी हाल ही में लगभग 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट इन्होंने कर दिया है धीरे धीरे। अब आप खुद सोचिए, एक बार कोई आपके बैंक में अगर सेविंग या करंट अकाउंट खुलवा लेता है तो 100 में से लगभग 90% लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा बैंक से रिलेशनशिप बिगड़े या फिर हमें कहीं और जाकर खाता खुलवाना पड़े। तो इससे होता यह है बैंक के पास अच्छे खासा कस्टमर बेस बन जाता है और कस्टमर बेस अच्छा खासा बन जाता है तो लैंडिंग और डिपॉजिट इजीली कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ वो डिपॉजिट ले लेते हैं, उन्हीं को वो लैंड कर देते हैं। और इसी प्रकार से कुछ ही साल पहले जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने किया था, कोटक महिंद्रा बैंक ने 6% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे देना स्टार्ट किया और आज उनका इंटरेस्ट रेट उन सभी बैंकों के बराबर है जो
मार्केट में लीडर बने हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का अब कासा रेशियो जो है 50% से अबव जा चुका है और ये उस बैंक के लिए काफी सस्ता पैसा है। तो इसीलिए कासा रेशियो को आपको बैंकिंग स्टॉक को चूज करने से पहले सबसे पहले देखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे जितना अच्छा बैंक का कासा उतना सस्ता बैंक के पास, मींस बैंक ज्यादा लैंडिंग कर पाएगा, कम इंटरेस्ट रेट में पैसा लेकर ज्यादा इंटरेस्ट रेट में दे पाएगा, तो उसके पास मार्जिन जो बचेगा वो बैंक की कमाई हो जाएगी। रेशियो नंबर 2 की बात करेंगे, वो होता है नेट एनपीए। अब नेट एनपीए क्या होता है, इससे पहले समझेंगे एनपीए क्या होता है। एनपीए वो होता है जिसमें अगर 90 डेज तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है बैंक, तो बैंक क्या करता है, उन पैसों को या फिर उन लैंडिंग्स को एनपीए में डाल देता है, मींस नॉन परफॉर्मिंग असेट में। फॉर एग्जांपल बैंक ने 100 रुपए की लैंडिंग करी और उनमें से 10 रुपए नहीं रिकवर कर पाते हैं प्रिंसिपल के रूप में भी, तो होता यह है कि अगर वो 90 डेज तक 10 रुपए रिकवर नहीं हो पाएंगे तो उस पैसे को बैंक एनपीए में डाल देता है और फिर बैंक 90 रुपीज के साथ ही लैंडिंग करता है। और वो एनपीए बैंक के लिए काफी खतरनाक होता है। जितना कम एनपीए होगा उतना अच्छा एनपीए होगा। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का एनपीए काफी सालों से 0.5 से नीचे है और जनरली माना जाता है कि अगर नेट एनपीए 0.05 से नीचे है तो वो गुड है, मतलब किसी भी बैंक का एनपीए 0.05 से नीचे ही होना चाहिए और जितना नीचे ये रहेगा उतनी अच्छी बैंकों की रिकवरी होगी और जितनी अच्छी रिकवरी होगी उतना बैंक ज्यादा लैंड कर पाएंगे और जितना ज्यादा बैंक लैंड कर पाएंगे उतना ज्यादा वो मार्जिन कमा पाएंगे। तो इस तरह से चलता है बैंकिंग का बिजनेस। यहां हमें किसी भी तरह से ग्रॉस एनपीए को नहीं देखना है, यहां हमें प्योर और प्योर नेट एनपीए को ही देखना है। पॉइंट नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ फंड या फिर कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं डिटेल में। कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है टर्म डिपॉजिट, रिटेल आरडी, एफडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मीन जितने भी बैंकिंग के पास जो भी डिपॉजिट हैं उन सब में कितना बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसमें कासा भी आ जाता है और इसमें सब चीज आ जाती हैं। तो इस रेशो से हमें ये पता चलता है कि हम 100 रुपए पे, फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे हम कितना इंटरेस्ट चुका रहे हैं उस पैसे को बियर करने में। इसमें एफडी भी आ जाती हैं जिनपे 7 से 8% इंटरेस्ट दिया जाता है, इसमें करंट अकाउंट भी आ जाता है जिसमें 0% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिपॉजिट पर कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ फंड। कासा रेशो इंपॉर्टेंट है, बट कासा को इंक्रीज करने के चक्कर में अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो उस बैंक के लिए बेकार माना जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कासा रेशो तो देखना ही है, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ फंड या फिर कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज का रेशो भी देखना है कि कितना परसेंट 100 में से बैंक चुका रहा है कॉस्ट ऑफ फंड या फिर उस कॉस्ट को, जो भी फंड है उसकी कॉस्ट को बियर करने में। पॉइंट नंबर 4 है ग्रोथ इन एडवांसेस। यहां हम बात करेंगे लोन एंड एडवांसेस के ग्रोथ की। बैंक कितना ग्रोथ कर पाता है, तेजी से लोन बांट पाता है, वही होती है एडवांसेस की ग्रोथ। इंडिया में लोन सभी को चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी लोन बांट दें। ऐसे लोन या फिर हेल्दी लोन जिनको बांटने में हमें ऐसा लगे कि वो हम रिकवर कर पाए, अगर हम उस लोन को रिकवर ही नहीं कर पाएंगे तो बैंकों के पास पैसा कहां से बचेगा, और अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो उसको बैंक एनपीए में डाल देंगे, फिर एनपीए इंक्रीज होंगे, फिर बैंकों में प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है आप उन लोन ग्रोथ या फिर उन एडवांसेस या ग्रोथ की बात करेंगे जो अच्छा पैसा लैंड किया गया हो। अच्छा लोन क्या होता है, अच्छे लोन की डेफिनेशन ये होती है कि जितना आप प्रिंसिपल दे रहे हैं और जितना बैंक ने इंटरेस्ट डिमांड किया है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पूरी तरह से रिकवर हो पाए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। पॉइंट नंबर 5 यहां पे आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कार रेशो कहते हैं इसे। ये कितना होना चाहिए और इसका मतलब क्या होता है। आज के कॉम्पिटिटिव दौर में एडवांसेस को बढ़ाना काफी टफ हो गया है क्योंकि सारे बैंक होड़ में लगे हुए हैं कि हम कम इंटरेस्ट रेट में लोन बांटेंगे, हम कम इंटरेस्ट रेट में लोन बांटेंगे। तो जो वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है उनको तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन किसी भी बैंक को लोन बांटने के लिए जरूरी है कि उसका कार रेशो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कार रेशो कितना होना चाहिए, सीधी समझ लेते हैं हम। कार रेशो 12% मिनिमम होना चाहिए और अगर 15% से अबव है तो काफी अच्छा माना जाता है। यहीं पर एचडीएफसी और कोटक बैंक और आईसीआईसी बैंक की कार रेशो 16 से भी अबव है, जो कि काफी बेटर कंडीशन में है। अगर कार रेशो इंक्रीज होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी एडवांसेस में, ग्रोथ अच्छी होगी एडवांसेस में, बैंक ज्यादा मार्जिन कमा पाएंगे और हेल्दी लोन बांट पाएंगे। अगर हेल्दी लोन होंगे तो नेट एनपीए कम होगा, अगर नेट एनपीए कम होगा तो बैंकों का आरओई इंक्रीज होगा, अगर आरओई इंक्रीज होगा तो बैंकों का आरओए इंक्रीज होगा। अब आरओई और आरओए के बारे में हम आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 6 नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए किसी बैंक ने
डिपॉजिट लिया 100 रुपीज में और उसे उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है 5 रुपीज का, तो यहां पर बैंक के लिए कॉस्ट हो जाएगी 105 रुपीज। इसी प्रकार बैंक लोन देगा 12% पे और बैंक को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 112, मतलब 112 रुपए। तो 112 में से उस 105 रुपए को घटा देंगे तो 7% निकल कर आता है। तो ये 7% नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिल्कुल नहीं होता है, ये कहलाता है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस। सपोज कीजिए किसी बैंक ने 5 लोगों को लोन दिया और कुछ पैसा आरबीआई सिक्योरिटी के रूप में अपने पास भी रख लेता है, तो उन 5 लोगों को पैसा 100 रुपए के रूप में दिया तो टोटल पैसा हो गया 500 रुपए। लेकिन अगर यहां पर आरबीआई 100 रुपए रख लेगा तो बैंक लैंड कर पाएंगे सिर्फ 400 रुपए और उन 400 रुपए में बैंक लोन दे पाएगा सिर्फ 4 जनों को। तो इस हिसाब से बैंक की कॉस्ट पड़ेगी 12 into 4, 48%। और 48% में से 100 रुपीज किसने रखा? आरबीआई ने, तो वो भी बैंक की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। और उसके बाद जो 5% में बैंक ने डिपॉजिट लिया था 5 लोगों से, उसकी कॉस्ट पड़ रही है 25%, क्योंकि यहां पर 100 रुपीज के ऊपर 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 5 लोगों को, लेकिन बैंक लैंड कर पा रहा है सिर्फ 4 लोगों को, तो यहां पर कॉस्ट आके निकल के आती है 25%। तो जो 48% है जिनमें 4 लोगों से बैंक पैसा कमाएगा, उनमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब 23%। तो ये 23% कहलाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए वापस से समझाता हूं। 100 रुपए का बैंक ने डिपॉजिट लिया 5 लोगों से और 5 लोगों को बैंक ने लैंडिंग किया 12% के हिसाब से, तो इसका डिफरेंस कहलाएगा 5 रुपए के इंटरेस्ट पे लिए तो 5 लोगों का हुआ 25% और 12% पे लैंडिंग किया तो 5 लोगों का हुआ 60%। लेकिन यहां पर कुछ पैसा सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई रखता है। अब आरबीआई ने सपोज कीजिए 100 रुपीज रख लिया अपने पास और बैंक दे रहा है 5 लोगों को लोन। ऐसा तो है नहीं बैंक के पास पहले वैसा नहीं है, तो बैंक जब 5 लोगों को लोन देगा तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? उसकी कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि बैंक के पास लोन का पैसा बचा 400 रुपए, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 5 लोगों के बराबर। और जबकि यहां बैंक कमाएगा 48% 4 लोगों के हिसाब से, तो 48% माइनस 25% मींस 23%। तो इसका मतलब हुआ बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ 23%। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 पर, जो कि है रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट का मतलब क्या होता है? बैंक ने जितने भी लोन दिए हैं उस पर कमाई, मतलब बैंकों के लिए असेट क्या कहलाते हैं? बैंकों के लिए जो भी असेट हैं प्रायोरिटी पे आते हैं लोन, उसके बाद डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी। जनरली आरओए रिटर्न ऑन एसेट कितना होना चाहिए? 1% आरओए का एक बेंचमार्क है। इससे नीचे अगर बैंकों का आरओए होता है तो मान के चलिए वहां पे रेड फ्लैग है, और अगर बैंकों का आरओए 2% पर टच कर जाता है तो वो काफी अच्छा माना जाता है। अब पॉइंट नंबर 8 की हम बात करेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट का क्या मतलब है? अगर बैंक के पास 1000 रुपए हैं और किसी इंसान ने 2 इंसान ने 500 रुपए मिलाकर दे दिए, तो ये डिपॉजिट कतई अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहां पर रिस्क इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए उन दोनों इंसानों ने फटाफट अपना पैसा विड्रॉ करना चाहा तो बैंक के पास क्या जवाब होगा? तो बेटर है ग्रेनुलर फॉर्म में इनके पास एक डिपॉजिट होना चाहिए। मींस 1000 रुपए हैं तो वो 100 लोगों के थ्रू 10-10 रुपए करके आएंगे, तो ये बैंक के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और बैंकों का लोन भी अगर ग्रेनुलर फॉर्म में हो, मतलब रिटेल लोन हो, तो काफी अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार से हम डिपॉजिट को एक अच्छा डिपॉजिट या फिर हेल्दी डिपॉजिट मान सकते हैं। और ये चीज अगर आपको देखनी हो तो आपको जो क्वार्टरली बैंकों की रिजल्ट आते हैं उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इजीली अवेलेबल रहती है, तो आप इसको देखकर आराम से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है अदर सोर्स ऑफ इनकम। बैंकों में अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होती है, जैसे कि लॉकर की इनकम, फी बेस्ड इनकम, म्यूचुअल फंड सेलिंग की इनकम, इंश्योरेंस की इनकम। वो जितनी ज्यादा होती है बैंकों के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। पॉइंट नंबर 10 प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब इससे ज्यादा डीप में नहीं समझेंगे क्योंकि मैं इसको रेशियो एनालिसिस में समझा दूंगा आपको, तो यहां बात कर लेते हैं कि कितना अच्छा होता है। अगर 1% से नीचे है तो वो अंडर वैल्यू स्टॉक माना जाता है, 1 से 2 में 2% है तो उसे फेयरली वैल्यूड माना जाता है, और 2% से बियॉन्ड है तो मान के चलिए आप कि आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आप इसे कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, बैंकों में और भी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन जितना मैंने आपको 10 पॉइंट समझाए हैं, इन 10 पॉइंट से आप एक अच्छा खासा सिनेरियो क्रिएट कर पाएंगे और आप समझ जाएंगे कौन सा बैंक अंडर वैल्यूड है और कौन सा बैंक ओवर वैल्यूड है। आप कुछ प्राइवेट बैंक ले लीजिए और उनमें कंपेयर कीजिए पीबी रेशो का, कासा रेशो का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का, रिटर्न ऑन असेट का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का और एडवांसेस की ग्रोथ का। तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कौन सा बैंक अंडर वैल्यूड है और कौन सा बैंक ओवर वैल्यूड है। आशा करता हूं बैंकिंग के स्टॉक चूज करने में
आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर डिटेल में एनालिसिस आपको मिल गया होगा जिससे आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो बैंकों के स्टॉक पिकिंग में ये सारे रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये सारे रेशियो आपको देखने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनमें से एक भी रेशियो को मिस कर दिया जाए, क्योंकि बैंकों के ये सारे रेशियो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो आपको इन सभी रेशियो को अच्छे से देखना होता है। और अगर आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट जरूर करें। कमेंट से मुझे एक सांत्वना मिलती है कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं। अगर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की, जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर सकें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। मार्केट में लोग 10 से 20 हजार चार्ज करते हैं इसी कोर्स का। मैं उस कोर्स को आपको फ्री में सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद इस कोर्स को सीखने के लिए पेमेंट कर चुका हूं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप पेमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी सारी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा पाऊं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में हम आगे मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।